करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम अकाउंट्स का रिवीजन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग चैप्टर वाइज इसका रिवीजन डेली बेसिस पे यूट्यूब पर करने वाले हैं। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग को मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप करके आप लोग डाउट को पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स में हमारे लिए पार्टनरशिप आ रहा है। अब पार्टनरशिप का वेटेज भी ठीक ठाक है, तो उसमें 5 चैप्टर में डिवाइड किया है पूरी पार्टनरशिप को। तो उसमें सबसे पहला हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आज कवर करने। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप लाने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्या होता था, हमारे पास ये अभी भी 3 फॉर्म होती हैं। एक होती है सोल प्रोप्राइटर, उसके बाद में होती है पार्टनरशिप, और उसके बाद में होती है कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, सिंगल ओनर। सिंगल ओनर मतलब एक अकेला मालिक होगा बिजनेस का, वही सब कुछ देखेगा, कंडक्ट भी वही करेगा और उसमें कैपिटल भी वही लगाएगा, जो भी काम करने सब खुद करेगा। वो एम्प्लॉय रख सकता है, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं, बट मालिक एक ही होगा। एम्प्लॉय और ओनर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है, काम करने के तरीके में। अब एम्प्लॉय अपनी कैपिटल नहीं लगाएगा, लेकिन ओनर कैपिटल लगा देगा, ठीक है। उसके बाद में आता है पार्टनरशिप। तो सिंगल ओनर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप फर्म में उसको जाना पड़ता है। जैसे सिंगल ओनर के पास क्या, कैपिटल की कंस्ट्रेन आ जाती है, ठीक है, कि कोई उसको प्रोजेक्ट लगाना 50 लाख रुपए का, लेकिन उसके पास जो अवेलेबल फंड्स है वो 25 लाख हैं या 30 लाख हैं। अभी 20-25 लाख रुपए जो उसको कम पड़ रहे हैं, वो कहाँ से लाएगा? या तो वो लोन ले ले, ठीक है, लोन भी एक ऑप्शन है कि वो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोन ले सकता है, लेकिन लोन लेगा तो उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा मंथली। लोन वाले को वो लोन बैंक से लेगा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेगा या एनबीएफसी से लेगा या किसी भी रिलेटिव से लेगा, उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट क्या होता है, मंथली देना ही देना है। आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, उसमें उसको कोई मतलब नहीं होता है, उसको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर वो किसी और पार्टनर को अपने साथ जोड़ लेता है, तो उससे वो लोन की जगह पर उससे कैपिटल ले लेगा, और कैपिटल में उसको कोई भी फिक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पर ये बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर उसको लॉस हो रहा है तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना है, बल्कि जो भी लॉस होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा आधा आधा, ठीक है। तो एक तो वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए पार्टनरशिप में जा सकता है। दूसरा, उसको कोई ऐसा काम स्टार्ट करना है जिसमें एक स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, ठीक है। अब वो स्पेशलाइजेशन उसके पास नहीं है, तो उसमें वो क्या कर सकता है कि किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर लेगा जिसको वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। बट किसी एम्प्लॉय को हायर करने में आपके पास वापस से वही दिक्कत है कि उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, फिक्स्ड सैलरी, और आपको उसके ऊपर डिपेंड होके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए वो पार्टनर को ले आएगा, एक तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करेगा, सैलरी का खर्चा नहीं होगा यहाँ पर, और स्पेशलाइजेशन की नॉलेज भी उसको मिल जाएगी, इसलिए भी वो करता है। या फिर वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में एक्टिव पार्ट लेने के लिए एक पार्टनर उसको मिल जाता है, डबल एंड काम होगा। तो इन सब चीजों की वजह से एक सोल प्रोप्राइटर कहाँ पहुंच जाता है, पार्टनरशिप फर्म में चला जाता है, एक से ज्यादा पार्टनर्स को वो इंगेज कर लेता है अपने बिजनेस में। तो यहाँ पर जो इन्होंने बताया है, a sole proprietor may not be in position to cope with the financial and managerial demands. फाइनेंशियल मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैनेजरियल मतलब जो भी कंडक्ट होता है बिजनेस का, वो करने में वो कोप नहीं कर पा रहे। प्रेजेंट डे बिजनेस वर्ल्ड, एज अ रिजल्ट, टू और मोर इंडिविजुअल में डिसाइड टू पूल देयर इंटरेस्ट, पूल देयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कैरी ऑन ए बिजनेस, ठीक है। तो वो अपने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जोड़ लेते हैं ला करके पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, और उसमें अपना जो भी बिजनेस है उसको चलाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन दी है। जो पार्टनरशिप आपकी गवर्न होती है, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होती है। उसमें सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु अग्रीड to share profit of a business and carried on by all or any of them acting for all। मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, मिलकर
काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको अग्री करते हैं, उसको शेयर करेंगे फ्यूचर में, और सारे लोग मिलकर काम करेंगे या फिर सब लोगों के बिहाफ पर कोई एक काम करेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है। उसके बाद में आप क्या आ जाते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स इन्होंने क्या क्या बताए, एग्जिस्टेंस ऑफ अग्रीमेंट, एक बिजनेस होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट को आप बांटो, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर सारा प्रॉफिट लेकर चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में माइनर एज द पार्टनर, उसका क्या रूल है, तो सबसे पहले इन्होंने बात की है एग्जिस्टेंस ऑफ अग्रीमेंट, द रिलेशन ऑफ द पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज नॉट फ्रॉम द स्टेटस। ठीक है, दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होगा जिससे कि वो पार्टनरशिप फॉर्म होगी, तो वो एक रिटर्न अग्रीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में बिजनेस होना चाहिए, पार्टनरशिप आप कर रहे हो तो किसी एक बिजनेस के लिए कर रहे होगे, किसी अदर पर्पस के लिए नहीं कर रहे हो, आपके पास बिजनेस तो बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं होगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जितना भी आपको प्रॉफिट होगा वो आप लोग शेयर करोगे आपस में। म्यूचुअल एजेंसी, आप लोगों में म्यूचुअली डिसाइड होना चाहिए कि सारे पार्टनर मिलकर काम करेंगे या सब लोगों के बिहाफ पर कोई एक काम करेगा। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म कितने होंगे, दो। सिंगल पार्टनर तो पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता, मिनिमम दो होने चाहिए। मैक्सिमम आपके 50 हो सकते हैं, बट ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने स्पेसिफाई नहीं किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लिमिट स्पेसिफाई की, 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। माइनर एज ए पार्टनर, आप माइनर को पार्टनर बना सकते हो लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए, अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस वो बियर नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट वो आपसे ले सकता है। ठीक है, माइनर कौन होता है, जिसने 18 साल की एज को अटेन नहीं किया अभी तक। उसके बाद में हम ये सब जो भी पार्टनरशिप बनाते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं, एक होती है रिटर्न और दूसरी होती है ओरल। ओरल में क्या, म्यूचुअली आपने डिसाइड कर लिया, आपकी पार्टनरशिप बन गई। रिटर्न में क्या होता है, आपको एक अग्रीमेंट करना होता है जो कि स्टैम्प पेपर पे किया जाता है, और उस अग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उस डीड में आप क्या क्या चीजें लिखोगे वो हम यहाँ पर बताते हैं, क्या क्या क्लॉजेज होंगे। नेम ऑफ द फर्म, आपका जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम क्या होगा, अगर आपको नाम ही नहीं पता है तो होगा ही नहीं, तो आप सबसे पहले उसमें नाम लिखो पार्टनरशिप फर्म का। नंबर ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ पार्टनर, आपके जो पार्टनर्स हैं उनके सबके नाम लिखने पड़ेंगे आपको। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस दिन स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा, उसकी ड्यूरेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, अगर आपके दो पार्टनर हैं ए और बी, तो ए ने कितना पैसा लगाया कैपिटल में और बी ने कितना लगाया, वो आपको बताना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग अलाउड, ये ए कितना पैसा निकाल सकता है, ठीक है, कितना पैसा निकाल सकता है वो आप बताओगे। बी कितना पैसा निकाल सकता है वो बताओगे। कितने रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे, कितने रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा ड्राइंग पे, भाई जो पैसा आप लगा रहे हो उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा और जो पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो उस पर कितना पैसा लिया जाएगा आपसे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा फर्म में वो कितने रुपए किस रेशियो में आपको बांटने होंगे वो लिखा होगा। सैलरी टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को क्या सैलरी देनी होगी, अगर देनी है तो वो लिखनी पड़ेगी। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, आपके पार्टनर के क्या राइट्स होंगे और क्या ड्यूटीज होंगे वो आपको लिखने पड़ेंगे। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपकी फर्म में अगर कभी गुडविल का वैल्यूएशन होता है तो उसका क्या मेथड होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर रिटायरमेंट एंड मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज, अगर किसी पार्टनर को आपकी फर्म से रिटायरमेंट लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा और उसका जो भी ड्यूज बनेगा, जो भी पैसा उसको देना वो कैसे देंगे वो आपको बताना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर आपका कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, आप कैसे अकाउंट्स बनाओगे और कैसे उसका ऑडिट कराओगे ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या कहना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट कंपलसरी, आपकी ये वॉलेंटरी इच्छा हो सकती है कि आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है,
But registration, non-registration restrict the partners or the firm from taking any legal action. अगर आप registration कराते हो तो of course आपको कुछ ना कुछ advantage मिलेंगे, benefits मिलेंगे. अगर आप registration नहीं कराते हो तो बहुत सारे rights आपके firm के भी और partners के भी restrict हो जाते हैं, वो कोई भी legal action नहीं ले सकते. ठीक है, तो मतलब registration हमारा कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है, आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते. बट अगर नहीं ले रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ लॉस तो होगा. उसके बाद में ये कह रहे हैं रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप. अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो आपको कौन कौन से रूल्स मानने पड़ेंगे. तो सबसे पहला क्या है कि किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे. ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा. अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया फर्म को तो उसको इंटरेस्ट 6% पर एनम से अलाउ होगा, 6% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा. और जो भी फर्म में प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा. उसमें ऐसा नहीं कि 3-2-2-1 ऐसा कुछ नहीं, आप आधा आधा बांटो. ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है हमने. एक्स एंड वाई स्टार्टेड ए बिजनेस इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2023. नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट was made, either oral or written. कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है. They contributed 1 lakh and 1,50,000 as capital. A ने 1 लाख, X ने 1 लाख लगाया है, Y ने 1.5 लाख रुपए लगाया. Profit for the year 80,000. X claimed that he is entitled to a salary of 1,000 per month and 10% interest on capital, and Y claimed that he should get 1% remuneration on sales and 10% interest on capital and 12% interest on loan which was given by Y to firm. 50,000. Both partners wanted to share profit and losses into 3:2 ratio. You are requested to resolve the dispute as per the rules made under the Partnership Act 1932. तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे पढ़ा तो उसने बताया नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड, ईदर ओरल और रिटन. जब कोई पार्टनरशिप ही नहीं हुई है, कोई अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, तो हमें ये वाले 4 रूल लगाने पड़ेंगे. नो सैलरी, तो सैलरी नहीं देंगे. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपका कोई है तो वो 12% नहीं 6% से देना पड़ेगा. ये हमने पढ़ा है अभी भी. ठीक है, 6% पर एनम. और आपका जो भी लॉस है वो 3:2 नहीं इक्वली बांटना पड़ेगा. तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो. तो सॉल्यूशन में भी यही दिया है, सिंस देयर इज नो रिटन और ओरल अग्रीमेंट allowing rules are applicable as per Indian Partnership Act 1932. सबसे पहले क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो रेम्युनरेशन अलाउड, नो सैलरी टू पार्टनर अलाउड, नो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर इक्वली. ये आपको इक्वली बांटने पड़ेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ लोन, कितना होगा इंटरेस्ट 6%. लोन पे इंटरेस्ट आप 6% पर एनम के हिसाब से दे सकते हो, उसके अलावा नहीं दो. इतनी बात समझ में आ गई. अब हम लोग चलते हैं पावर्स ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर की क्या क्या पावर्स हो सकती है. तो कह रहे हैं अनलेस ए पब्लिक नोटिस हैड बीन गिवन टू द कॉन्ट्रेरी, certain contracts entered into by a partner on behalf of the partnership, even without consulting other partners, are binding on the firm, and the provision of the act relating to the question will apply. In case of trading firm, the implied powers of partners are following. क्या क्या पार्टनर्स को पावर्स हैं वो दिया है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वो खरीद बेच सकता है गुड्स को. रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसिप्ट, वो किसी से भी पैसा ले सकता है फर्म के बिहाफ पे और एक वैलिड रिसिप्ट दे सकता है. ड्रॉइंग चेक्स एंड ड्रॉइंग एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, वो चेक को ड्रॉ कर सकता है, लिख के दे सकता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी रिसीव भी कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और दे भी सकता है. बोरोइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे लोन भी ले सकता है, पैसा उधार भी ले सकता है. इन सर्टेन केसेस एन इंडिविजुअल पार्टनर हैज नो पावर टू बाइंड द फर्म. अच्छा, ऊपर वाले ये 4 काम अगर वो करता है तो वो पूरी फर्म को बाइंड करता है, सबको वो चीज माननी पड़ेगी. अगर वो फर्म के बिहाफ पे खरीद बेच कर लेता है गुड्स की तो सबको मानना पड़ेगा. कोई पेमेंट ले लेता है और रिसिप्ट दे देता है तो सबको मानना पड़ेगा. चेक लिखता है तो सबको मानना पड़ेगा. पैसा उधार लेता है तो सबको मानना पड़ेगा. ये माना जाएगा कि ये पूरी फर्म और सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे ये काम कर रहा है. ठीक है. इन सर्टेन केसेस
एन इंडिविजुअल पार्टनर हैज नो पावर टू बाइंड द फर्म। ये जो कुछ केसेस दिए हैं, इन केसेस में पावर नहीं होगी कि वो पूरी फर्म को बाइंड कर पाए। कौन कौन से? सबमिटिंग ए डिस्प्यूट टू द फर्म, टू द फर्म आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर के पास वो एक डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकता अकेला, ठीक है। ओपनिंग ए बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन द नेम ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर के नाम पे वो कोई अकाउंट ओपन नहीं कर सकता कि ये फर्म का अकाउंट है। अगर ऐसा करेगा तो पूरी फर्म को बाइंड नहीं कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज एंड रिलिंक्विश एनी क्लेम, कोई भी क्लेम वो रिलिंक्विश मतलब खत्म नहीं कर सकता कि तुम्हारा पैसा था अब नहीं है, ठीक है, या कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। विड्रॉवल ऑफ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म ने कोई केस दायर किया हुआ वो अपने हिसाब से उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, मतलब वापस नहीं ले सकता। एडमिशन ऑफ एनी लायबिलिटी इन ए सूट अगेंस्ट द फर्म, कोई भी केस चल रहा है उसमें वो एडमिट नहीं करेगा कि ये लायबिलिटी हमारी फर्म की है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अकेला लायबल होगा, सब लोग लायबल नहीं होंगे, पूरी फर्म को बाइंड नहीं करेगा। एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे किसी भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। अगर वो ये 6 केसेस में कुछ करता है तो वो पूरी फर्म को बाइंड नहीं कर रहा है, लेकिन इन 4 केस में बाइंड कर रहा है पूरी फर्म को, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, अब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में जो अकाउंट्स बनाए थे उसमें क्या क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यहां पर आपको 2 एडिशनल अकाउंट और बनाने पड़ेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी आपको अलग से बनाना पड़ेगा, वही यहाँ पर दिया है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? जो भी आपने सामान खरीदा और उसको बेचा, उसमें आपको क्या ग्रॉस पैसा बचा वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आपने सारे अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाया तो आपको कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिला। ये क्या होता है? पीएल अकाउंट में आपकी जो बाहर की लाइबिलिटी होती है वो आप ग्रॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट में सारे एक्सपेंसेस घटा देते हो, बाहर के जितने भी खर्चे होते हैं, तो आपको मिल जाता है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आप पहले क्या होता था, सोल प्रोप्राइटर में एक ही ओनर था तो सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट हम दिखा देते थे। अब क्या होगा? ये नेट प्रॉफिट किसी एक पार्टनर का तो नहीं है, किसी एक ओनर का नहीं है। अब इसमें क्या क्या होगा? इस नेट प्रॉफिट में से किसी पार्टनर को सैलरी देनी वो भी यहीं से दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी यहीं से दोगे, कमीशन देना है वो भी यहीं से दोगे, प्रॉफिट जो बचा घटा वो भी आप यहीं से दोगे। तो इन सारी कैलकुलेशन को करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया गया जिसको बोलते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसी बाहर आउटसाइडर के लिए काम नहीं किया जाता है, आपके जो अपने इंटरनल पार्टनर्स होते हैं उनका ही अप्रोप्रिएशन होता है। मतलब प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया जाता है, बांटा जाता है, वो वहां पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। उसके बाद में हम लोग पार्टनर्स का एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में हम लोग लास्ट में बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज बताई गई हैं कि आप कैसे जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। अगर आपको सैलरी देनी है पार्टनर को तो आप कैसे एंट्री करोगे? तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर को जो भी पैसा हम लोग देते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, उसके बाद में वो ड्रॉइंग के रूप में विड्रॉ कर लेता है। उसके बाद में अगर आपको कमीशन देना है किसी पार्टनर को तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब उसको पैसा मिल रहा है, जब उसका अकाउंट डेबिट होता है तो इसका मतलब उससे पैसा लिया जा रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना, आप देखो ये सब ऊपर जो 3 चीजें हमने की इसमें पैसा मिल रहा था तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए खर्चा है, क्योंकि उसने पैसा निकाला उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये उसका अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास से पैसा लिया जा रहा है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको पैसा मिलेगा तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने चाहिए, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर है सबके अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। अगर वाइस वर्सा अगर आपको लॉस हो रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो जितने भी पार्टनर है और टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कर सकते हो। ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है हमारे पास। इस साइड पे आपको नेट प्रॉफिट लाना है,
जो भी आपका पीएल अकाउंट में बचेगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको इनकम है तो क्रेडिट साइड पे आएगी, बाकी आपके सारे ये खर्चे हैं। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ से बांट दोगे, लॉस होता है तो यहाँ से बांट दोगे। ठीक है, ये आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने सीख लिया है। उसके बाद में आता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं? इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया वो दिखाना पड़ता है। कुछ कमीशन उसको मिला है वो भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है वो दिखाना पड़ेगा। सैलरी कितना मिला है वो दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसके पास से कितना गया है, जो हम चार्ज करेंगे वो कितना गया है। उसको प्रॉफिट और लॉस कितना मिला है वो हमें दिखाना पड़ेगा। मतलब ये 6 तरह की कुछ एडजस्टमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मिलेंगे। इसके बाद भी और भी हो सकती है, बट अभी स्टार्टिंग में हम इतना ही पढ़ के चलते हैं, ये तो होनी ही होनी। ठीक है, हो सकता है कि सैलरी नहीं हो, कमीशन नहीं हो, इंटरनल कैपिटल भी नहीं हो, जो भी चीजें प्रॉफिट लॉस तो होगा ही होगा, हमेशा होगा। अब आ गया कि टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे एक तरह का नहीं होता, यहाँ पर 2 तरह के कैपिटल अकाउंट हमें पढ़ने हैं। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, एक ही अकाउंट होगा, उसमें ही आप सारे ट्रांजेक्शन्स को करोगे कि कितना कैपिटल लगाया, कितना सैलरी मिला, कितना कमीशन मिला, कितना ड्राइंग किया, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, कितना ड्राइंग हुआ और कितना प्रॉफिट या लॉस उसको मिला। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, आपको 2 अकाउंट बनाने होते हैं। पहला अकाउंट आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट, दूसरा अकाउंट आप बनाओगे करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ओनली आपको कैपिटल दिखानी है, कितनी कैपिटल लगाई थी स्टार्टिंग में, वही लास्ट तक आपको दिखेगी ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड होकर। लेकिन उसके अलावा जो उसको ईयरली जो भी उसका पेमेंट बनेगा, जो भी उसके ट्रांजेक्शन होंगे, वो आपको अलग से करंट अकाउंट में दिखाने होंगे। जैसे सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट या लॉस, वो सब। इसमें क्या था, आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी दिखा रहे हो और बाकी सारे खर्चे भी उसमें ही दिखा दे रहे हो, सारे ट्रांजेक्शन भी उसमें दिखा रहे हो, इनकम एक्सपेंस। ठीक है, इटसेल्फ कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पर आप क्या दिखा रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो करंट अकाउंट में दिखाओगे, और कैपिटल अकाउंट में उसकी जो भी इनिशियल कैपिटल लगाई थी वही कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड होती रहेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आप एक बनाओगे कैपिटल अकाउंट, उसमें आप दिखाओगे कि स्टार्टिंग में आपने कितना पैसा लगाया बैंक से या कैश से, वो लिखोगे। अब वही कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड हर साल होता चला है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1 अप्रैल 2024 को, तो आप फिर से बाई बैलेंस बीडी लिखोगे, कितना जो भी अमाउंट यहाँ पर आप लाओगे। ठीक है, ये वाला अमाउंट आ जाएगा। अब हो सकता है कि आप कुछ पैसा इंट्रोड्यूस करो बिजनेस में, तो वो आप यहाँ से लिखोगे। ठीक है, बाई बैंक अकाउंट, बस वही पैसा जुड़ेगा। इसके अलावा जो भी ये जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे आपको करंट अकाउंट में करने होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में वहीं पे कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, इसमें क्या हमने 2 अकाउंट बनाए और यहाँ पर एक ही अकाउंट में अपने सारा कुछ किया हुआ है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है कि आपकी जो भी कैपिटल है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलना होता है। फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम है। क्या बता रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ओनली इफ स्पेसिफाइड इन अग्रीमेंट। अगर आपके अग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी आपको ये मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, एट एन अग्रीड रेट आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर लिखा हो या नहीं लिखा हो फिर नहीं मिलेगा। प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, और जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है रेट, उतने रेट से ही मिलेगा। सपोज को 10% लिखा है तो 10% से ही मिलेगा। ठीक है, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग में आपके पास कितना बैलेंस था उस पे आपको कैलकुलेट करना होता है। उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू करंट अकाउंट। ठीक है, और फिर दूसरी एंट्री करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कर रहे हो तो आप करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारी एंट्री हो गई। अब एक इसको एग्जांपल से भी समझ लेंगे।
दूसरा केस आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो आप कैसे करोगे? इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, अगर लॉस है फिर तो देना ही नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट देयर इज प्रॉफिट इज प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट अवेलेबल उतने रुपए की आप दे सकते हो। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 50,000 और 75,000, ठीक है। 1 अप्रैल को ए इंट्रोड्यूस 30,000 ऑन 1 अक्टूबर, ए ने 1 अक्टूबर को 30,000 रुपए और लाया, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। तो देखो ए का क्या होगा, 50,000 रुपए तो उसके 1 अप्रैल से लगे हैं, तो 31 मार्च तक 12 महीने हुए, तो ये 12 महीने का 5,000 रुपए आ गया। लेकिन ए ने जो 30,000 रुपए लगाए वो कब लगाए? अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के लिए। तो इस 30,000 पे 10% 6 महीने का में देना है, मतलब 1,500। तो टोटल इंटरेस्ट ए का कितना हुआ? 6,500 रुपए। यहाँ पर बी का कितना है? सिर्फ 75,000 लगाए थे उसने 1 अप्रैल 2024 को, तो उसका 12 महीने का पूरा हो गया 7,500। दोनों मिला करके हमारा कितना हो गया? 6,500 और 7,510, मतलब 14,000 रुपीज आपका हुआ। अब देखिए अगर आपके पास प्रॉफिट है 15,000 का, तो आप पूरा 14,000 इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दो। अगर आपके पास प्रॉफिट है 14,000 रुपीज का, तो आप पूरा 14,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दो। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट बच रहा है सिर्फ 10,000 रुपीज का, ठीक है, तो आपको सिर्फ 10,000 देना, 14,000 नहीं दे सकते, क्योंकि इनसफिशियंट प्रॉफिट हो गया। तो आप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट दे सकते हो, मतलब 10,000 रुपए प्रॉफिट है ना, तो सिर्फ 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, आप 14,000 रुपए नहीं दे सकते, प्रॉफिट ही नहीं है तो दोगे कैसे? ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में दूसरा हमारा एडजस्टमेंट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज ऑन द मनी विदड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए जितना पैसा ओनर मतलब पार्टनर विदड्रॉ करेगा, सिर्फ उस पे ही इंटरेस्ट चार्ज करना, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, सपोज करो वो बिजनेस के लिए कुछ पैसा निकालता है बिजनेस बैंक से, ठीक है, बिजनेस के लिए कुछ पैसा विड्रॉ करता है, तो उस पे आपको नहीं लगाना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसका कोई भी पर्सनल खर्चा है, सिर्फ उसके लिए कुछ पैसा निकाल रहा है, तो उस पे ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करनी है। इट इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑन विड्रॉन बाय कंसीडरिंग टाइम। जिस टाइम वो निकालेगा, जितने समय के लिए निकालेगा, उतने दिन का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना। इट इज एन एक्सपेंस फॉर ओनर, मतलब पार्टनर के लिए खर्चा होता है, फर्म के लिए इनकम होती है। तो एक एग्जांपल फिर से दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 50,000 और 75,000 1 अप्रैल को। ए विड्रॉ 5,000 ऑन 1 अक्टूबर 2024। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब इसने कब विड्रॉ किया है? 1 अक्टूबर 2024 को। ये हम टाइमलाइन बना लेंगे हर बार। 1 अक्टूबर 2024 को विड्रॉ किया, और कब तक किया? 31 मार्च 2025 तक। तो कितने महीने हो गए यहाँ पर? 6 मंथ्स हुए। तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना पड़ेगा। कितना विड्रॉ किया इसने? 5,000। तो हम कैसे निकालेंगे? 5,000 का 10% रेट है, ये यहाँ पर दिया है, इंटू 6/12, क्योंकि 10% तो पूरे साल का दिया है ना, हमें 6 महीने का निकालना है। तो 250 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बना। बी ने कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया, तो इसलिए उस पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगा है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत रहती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी चार्ज करने के अलग अलग मेथड्स, एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।